नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर। अ, आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है वो। भारत के सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में मैं अपनी तरफ से बोलूँगी तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर रखूँगी कम्स द आर्म्ड फोर्सेस। चाहे वो हमारे एयर फोर्स हो, हमारी नेवी हो या ग्राउंड पे जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी बात कर रही हूँ। उसको टारगेट करना लुक्स लाइक अ डीप कॉन्स्पिरेसी। इट इज़ नॉट रैंडम, इट इज़ नॉट स्पोरेडिक, मतलब एकदम अचानक से नहीं हुआ। जब-जब भारत को तोड़ने की बात होती है, तब-तब लॉ एंड ऑर्डर और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अटैक होता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में नेहा बोरा का एक बहुत ही गंदा जिसके खुद के फादर आर्म फोर्सेस में हैं, जो उससे 10 साल से बात नहीं कर रहे हैं। शी सेज कि आर्म फोर्सेस आर रैंक बेस्ड हाउसिंग एंड सेपरेट टाइमिंग्स फॉर जिम्स, पूल्स, मेंटेन हायरार्की, डिसिप्लिन एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड शी ये शर्मिंदा है कि इनके पिताजी आर्म फोर्सेस में हैं। इनके घर में जिंगोइस्टिक राष्ट्रवाद का जिंगोइज्म बढ़ता है, इस तरीके की बातें इन्होंने की हैं। मुझे ये एक अनदर अटैक एंड बिग कॉन्स्पिरेसी लगता है, क्योंकि जब आप सब किसी भी देश को गिराना चाहते हैं तो अंडर क्योस खड़ा कर दो और उनके आर्म फोर्सेस को डीमोरलाइज कर दो कि वो लड़े ही ना जब भी अटैक हो। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। बहुत दिन के बाद आपके चैनल पे आ रहे हैं। तो आपने जिस बात का जिक्र किया है उसमें कई सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक कंटेंट का सवाल है तो कंटेंट अपने आप में ही एक वेरी डिस्टर्बिंग एंड डिसरप्टिव कंटेंट है, जिसका जवाब मैंने इस पर्टिकुलर ट्वीट में हर एक मुद्दे को लेकर के अपने रिस्पॉन्स बताए हैं। और जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं एक आर्मी ऑफिसर की, आर्मी जवान की, आर्मी वॉरियर की या आर्म्ड फोर्सेस इन जनरल, यानी कि अ, अगर एयरक्राफ्ट चला रहा है कोई पायलट, तो पायलट के पीछे जितने लोग जुड़े हुए हैं उस एयरक्राफ्ट को हवा में ले जाकर सक्सेसफुली दुश्मन के ऊपर अटैक करने में, वो सारी एक चेन है, एक श्रृंखला है। तो उस चेन और श्रृंखला में जो जिस तरह का काम करता है उसको उस तरह का कंपनसेशन वगैरह मिलता है। ये तो होगी कंटेंट वाली बात। अब मैं बात करूंगा कि ये क्यों इस समय मुद्दा उठाया गया, इस मुद्दे को हमने क्यों उठाया इस समय, या किसी ने किसके कहने पर कब किया, क्यों किया। तो आप देख रहे हैं देश में एक माहौल बन रहा है, लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अगली आज़ादी जब बीजेपी गवर्नमेंट गिरेगी। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट को एक सहारा बना के या फिर नेशनलिज्म को एक सहारा बना के, अल्ट्रा नेशनलिज्म का नाम दे दिया है उसको, उसको एक सहारा बना करके एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है 2014 से, आज से नहीं। 2014 में भी जब ये इलेक्शन लड़ा जा रहा था तभी इन लोगों को ऐसा लगा कि अब उनकी जो गवर्नमेंट है, जो लेफ्ट ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ लेफ्ट, जो बोलना चाहे उनको, राइट ऑफ सेंटर, बड़े सारे इनके वो हैं, क्या बोलते हैं, प्लेइंग फील्ड के ऑप्शंस होते हैं, वो सारे बिखर रहे थे। तो उन्होंने 2014 में ही कोशिश की इसको आगे न बढ़ने के लिए, क्योंकि स्टेट इलेक्शन वगैरह हुए थे, उसमें पूरा रिजल्ट वगैरह चेंज हुए थे। सो उस समय से लेकर के एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इनके पीछे पड़ी हुई हैं भारत के, कि भाई हाउ टू स्टॉप nationalist forces from assuming power and ensuring that भारत becomes strong, यानी कि भारत मजबूत न बने, ताकि वो लोग जिस तरह से भारत को एक्सप्लॉइट कर रहे करते रहे। जी, सर, अब इसमें इस मैं पे आपका ट्वीट ज़रूर पढ़ना चाहूँगी बिकॉज़ उसकी वर्डिंग्स बहुत पावरफुल है एंड इट हैज़ गॉन वायरल। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। नेहा बोरा को कोट करके सर ने उन्हीं के रीट्वीट करते हुए रीपोस्ट करते हुए लिखा है, "हायरार्की इज़ एसेंशियल इन मिलिट्री। व्हेन बुलेट्स आर फ्लाइंग, इट नीड्स अ टाइगर to rise up, gather his fellow warriors, and go through the valley of death. He has to have not only physical courage, but mental courage, mental agility, and despite knowing consequences, display a confidence that convinces the command that victory will be theirs. When a soldier falls, believe me, a part of me dies, but we rise with double the strength to protect our nation. People like Neha
only know how to make the most respected national institution weak with their irrelevant arguments. Jai Hind ki Sena. ओके, Thank you. सो जब मैंने Actually, your अब words मेरे को गूज बम्स आ गए हैं पढ़ते हुए. या Um, और मैं जब लिख रहा था, आप समझ सकती हूँ कि मुझे कितना बुरा लगा होगा इस बात का। और इसी तरह का कुछ इम्पल्सिव रिएक्शन मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल पे बोला, वहाँ पर भी शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि अपने पब्लिक के साथ हमें एक व्यवहार जो एक आर्मी के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल से होना चाहिए, उस हिसाब का होना चाहिए। तो जब आप पढ़ रही थी तो मुझे वो हर पल याद आया जब मैं इसको नोट कर रहा था और मैं कोशिश कर रहा था किस तरह से इसका जवाब दूँ ताकि करेक्ट मैसेज जाए एनवायरनमेंट में। मैं कह रहा था कि पहला अगर आप शब्द देखें, मैं उसी पे आने वाला था अपने ट्वीट पर ही, कि पहला शब्द जो मैंने बोला हायरार्की। अब ये बताइए हायरार्की कौन से सिस्टम में नहीं है? ज्योति बासु इन सीपीएम, सीपीएल, सीपीआई, रशिया में पुतिन, चाइना में सी जिनपिंग, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप। हर देश में, हर सिस्टम में हायरार्की इज अ नेचुरल फिनोमेना। फूड लाइफ, चेन में, फैमिली सिस्टम में, फूड चेन, फैमिली सिस्टम, बायोस्फीयर में, इकोस्फीयर में, जहां भी जाएंगी एक हायरार्की आपको दिखेगी, क्योंकि बिना हायरार्की के किसी सिस्टम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सोशल सिस्टम में इंडिविजुअल, एनिमल्स में भी सर. में भी वही इंडिविजुअल, फिर फैमिली, फैमिली के बाद सोसाइटी, सोसाइटी के बाद विलेज, विलेज के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। देयर इज ए हायरार्की इन एवरीथिंग व्हिच वी डू। अब आप बोलें कि अगर आप इतने ही दूध के धुले हैं तो आप अपने स्टूडेंट यूनियन में भी क्यों नहीं हायरार्की को मिटा दीजिए? डोंट हैव एनी लीडर्स। आपका लीडर एक अलग ऑफिस में बैठता है, अलग प्रिविलेज लेता है, क्यों ले रहा है? बिकॉज ही नीड्स सर्टन टूल्स टू कैरी आउट हिज टास्क। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट इज नॉट दैट कि ही इज डेलिबरेट। सीईओ क्यों बनता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में भाई? प्रधानमंत्री क्यों बनता है देश में? प्रधानमंत्री का अलग से बंगला क्यों बनता है? सर एक चीज और अगर है. अगर अगर आप अपने घर में, आपके पास पैसे, आपके फादर ने बड़ा बड़ा एक बंगला बनाया, क्यों बनाया भाई? इक्वालिटी करिए ना, बांट दीजिए। मेरे फेलो ऑफिसर, मैं यहाँ एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, मेरे साथ एक फेलो ऑफिसर थे, मेरे से 6 महीना 1 साल सीनियर थे। उनके फादर सेना में सूबेदार मेजर थे, ये ऑफिसर बन गए। जब ये गए घर पे अपने दुर्गापुर में, वहां पे उन्होंने अपना एक घर बनाया, एक जमीन ली और जमीन में खेती करी। पहली जब फसल उनकी चावल की उगी तो वहां पर लोकल कम्युनिस्ट के लोग आए, उन्होंने इनको पकड़ के रखा, उनके सामने पूरी खेती को काटा और उनको 2 बंडल पकड़ा करके बाकी सब उन्होंने अपने साथ ले गए। ये इक्वालिटी है। इज दिस द सेंस ऑफ इक्वालिटी? ये है इनका सिस्टम, और ऐसे लोगों को ये सपोर्ट करती हैं। तो मैं तो हैरान हूं कि आर्मी में रहते हुए, जो कि एक ऑफिसर अपनी जान दे देगा लेकिन अपने जवान को बचा के रखेगा, ऐसे ऐसे लोगों को इस तरह की बात करना, मैं बता रहा हूं, मैं, मेरा खून खौल जाता है कि किस तरह की ग्रूमिंग करी है इन्होंने। मेरे को सर, and I and don't hold and his when father and when and responsible. she's quoting her father. That's the worst part of it. Worst part, because I'm And, sure he's going through a lot of trauma because of her. yeah, you may be against a government, be against a government, yeah, but don't try to demean a national institution which is above everything. It has आज तक उसने प्रूव किया है, 1887 से लेकर आज तक, 1870s, वहां से लेकर आज तक उसने राष्ट्र को ही अपना सर्वोपरि धर्म माना है। हाँ, अंग्रेजों के ज़माने में कुछ चीज़ें ऐसी हुई क्योंकि वो उनके नीचे थे, अंग्रेजों के नीचे थे, लेकिन 1947 से लेकर के आज तक भारतीय सेना को आप उँगली नहीं उठा सकते किसी भी एक काम के लिए। एक आध करप्शन के केस इधर-उधर हुए, वो होता है, हर सिस्टम में होता है। सबसे पहले उनको पनिश करने वाला आर्मी होता है।
कोर्ट में लोग करप्शन करके 25 साल तक घर में बैठते हैं और उसके बाद छूट जाते हैं। हमारे यहाँ 1 साल के अंदर अगर किसी ने सीरियस क्राइम की है, तुरंत फैसला, माइनर क्राइम की है, 10 घंटे के अंदर फैसला होता है। वो होता है एक सिस्टम जो कि अपने आप को देश में सब ऑर्गेनाइजेशन से अलग बनाता है। आज भी आप रेटिंग करेंगी तो नंबर 1 इन रेस्पेक्ट, ऑनर एंड करेज इज द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इंडियन आर्मी। सर एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, जो सबसे बोलिए। इम्पोर्टेंट है, जो इसको समझ नहीं आएगा, ये पावर डज नॉट कम लाइक दैट। पावर कम्स विद अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे सीईओ चाहे सीएफओ हो, जब जब बात ओनर्स की आती है तो सबसे पहले गला उन्हीं का कटता है, सबसे पहले फायर उन्हीं को किया जाता है, सबसे पहले उन्हीं को हटाया जाता है जब भी गाज गिरती है। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ भी नहीं आता है। तो ये उसको नहीं समझेगी, उनको ये दिख रहा है अच्छा फ्लाइट में बैठे हुए हैं, अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है। तो मैडम आप फ्लाइट में, आप वीआई उसमें बिजनेस क्लास में क्यों ट्रैवल कर रही हैं? when you're going for these interviews from West Bengal to Delhi, you're traveling in business class, while आपके जैसे कम्युनिस्ट के और भी लोग हैं जिनको तो ट्रेन की टिकट भी नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। So यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, लाइव एग्जांपल्स। देखिए, कोई भी चीज लोगों को समझ में तब आएगी अब अगर आप उनको जीता जागता एग्जाम्पल बताएंगे। कुछ एक इंसिडेंट्स सेना में कई बार हुए हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे, हालांकि उनकी गलती भी नहीं थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे, कुछ एक्सीडेंटली कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से आर्मी को एक मैं कहूँगा नॉट सो गुड लाइट में देखना पड़ा अपने आप को। उन्होंने सबसे पहले किसको निकाला? या तो वहां के कोर कमांडर को या फिर वहां के डिव कमांडर। जवान और बाकी लोगों को हम कोशिश करते हैं जितना बचा सके बचाएं, क्योंकि वो एक ऐसी ड्यूटी कर रहे हैं जिसमें अच्छा करेंगे भी तो कोई उनको याद नहीं करता है, और बुरा करेंगे तो सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। क्रेडिट भी अगर लेना होता है तो हमारा ही एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि एक ऑफिसर से लेकर के एक जवान सबको परमवीर चक्र मिल सकता है। बता के दिखा दें मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पुलिस की हो चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एक आध को छोड़ के गिनती कर सकती हो आप, एक दो को। हमारे यहाँ तो लाइन लगी है, छड़ी लगी हुई है। हर दिन एक जवान जो है और एक ऑफिसर जो है अपनी जान की बाजी लगाता है, और वो इसलिए लगाता है बलिदान देने के लिए नहीं, दुश्मन को मारने के लिए लगाता है। बलिदान मेरे दुश्मन दें। तो ऐसी एक पवित्र, मैं तो बोलूंगा मैं जिंदगी में अगर 10 बार जन्म लूंगा ना तो मैं आर्मी में ही जाऊंगा या आर्म फोर्सेस में जाऊंगा, भले आर्मी ना हो, एयरफोर्स, नेवी, जहां कहीं भी मुझे मौका मिलेगा मैं वहां जाऊंगा। और ऐसे लोगों के मुंह पे इस तरह का तमाचा लगना चाहिए इन फ्यूचर कि ये लोग बोलना बंद कर दें फौज के बारे सर आपको नहीं में। लगता कि जैसे चाइना में एक रूल है? एक बोलती है कि वो कौन कहाँ लद्दाख में जाके पता नहीं हल्ला मचाया उसने, उस पे भी मैंने ट्वीट किया था। वो ट्वीट भी मेरा बहुत वायरल हुआ था। इन्हें तो समझ ही नहीं है, टैक्स की बात कर रही थी वो। और वो टैक्स पे नहीं करती है सर, बाय द वे ये भी बता दूं मैं, 43 ईयर की जेनजी वो टैक्स भी नहीं पे करती है, वो ट्यूशन पढ़ाती है इंग्लिश में। जी, हमारा तो टैक्स तनख्वाह मिलने से पहले काट देते हैं हमसे, बोलते हैं भाई बाद में क्लेम कर लेना आप। सर मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, आपको नहीं लगता जैसे चाइना में कॉन्स्क्रिप्शन बहुत एक मैंडेटरी है, तो भारत में भी 1 साल, चाहे वो एनसीसी में हो, आर्मी में हो या लॉ एंड ऑर्डर, कोई ना कोई, क्योंकि ये अभी जो जनरेशन आ रही है ना सर, ये जनरेशन के साथ क्या हुआ है, मेरे साथ ज्यादातर मेच्योर्ड ऑडियंस है, 35+ की जो ऑडियंस है, इन बच्चों को सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया है, राइट? मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं एक मिडिल क्लास में भी जा रही हूँ, बच्चों को फोन बहुत आराम से मिला हुआ है, लैपटॉप्स मिले हुए हैं, खाना पीना रहना एसी घर, सब कुछ बहुत आराम से मिला हुआ है। इनको वैल्यू फॉर थिंग्स समझ नहीं आ रहा है। इनको जो भारत में, स्पेशली भारत में, क्योंकि बाहर में तो स्ट्रगल भी है, यूएस में जाके देख लो आप, कितनी स्ट्रगल है बच्चों को भी, राइट? सुबह उठ के खुद ठंडे दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के खा ले, नहीं तो माँ बाप जरूरी नहीं है उठ के देंगे।
18 साल के बाद निकाल देते हैं बाहर, पढ़ो खुद से। दे विल नॉट पे फॉर योर ट्यूशन फीस व्हिच इज बाय द वे वेरी एक्सपेंसिव। इन बच्चों को सर लाइन में लाने के लिए आपको लगता है कि इनको 1 ईयर आर्मी या एनसीसी या कुछ मैंडेटरली ज्वाइन करना चाहिए? जी। देखिए 1 ईयर से तो काम चलेगा नहीं। कॉन्स्क्रिप्शन अगर करना भी है तो इट शुड बी मिनिमम 3 इयर्स, ताकि दे लर्न द रोप्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। दूसरा, इन सभी का जो कॉन्स्क्रिप्शन होना चाहिए वो ऑपरेशनल एरियाज में होना चाहिए, ना कि किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में या फिर किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर बैठ करके दोबारा उसी तरह के एनवायरनमेंट में लैपटॉप लेके। द सीरियसनेस of the duty which the armed forces perform can only be known if they are on the front lines. पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब क्योंकि भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, इस तरह के कॉन्स्क्रिप्शन से हमारा इंटरनल डिसरप्शन हो सकता है। इंटरनल डिसरप्शन का मतलब होता है कि हमारे जो खुद के जो प्रोसेसेस हैं, काम करने के जो तरीके हैं, वो सारी चीजें, अब वो आएगा और 3 साल किसी तरह से इधर उधर पनिशमेंट खा खू के वो निकल जाएगा बाहर, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो सफर करेगा, राइट? तो वो हमें नहीं करना है। इसी वजह से उसके कुछ फायदे नुकसान हैं, मैं मानता हूं। इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की थी अग्निवीर स्कीम की, लेकिन वो क्वेश्चन में इसीलिए आ रही है क्योंकि वो 4 साल के बाद निकल जाते हैं। तो जितना हमने उनके ऊपर पैसा खर्च किया, जितना हमने उनके ऊपर ट्रेनिंग दी, जितना हमने उनको एक परिपक्व बनाया किसी काम के लिए, चाहे वो एयर डिफेंस में हो, चाहे वो आर्टिलरी में हो, किसी भी आर्म में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, वो लूज हो जाती है इमीडिएटली जब वो बाहर निकलता है। लेकिन जल्दी रोटेशन हो रहा है, तो एक तरह से नियर कॉन्स्क्रिप्शन टाइप ऑफ सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई थी। अब इस कोशिश को इसका असली असर पता चलेगा जब पहला बैच है जो इस साल ही निकलने वाला है, उससे हमारे आर्मी के ऊपर क्या असर पड़ता है। जब उसकी असेसमेंट होगी तब हम बता सकते हैं कि भाई ये सिस्टम आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। फिलहाल तो ये जारी है और उसकी रिव्यू तो होगी ही होगी। कोई भी सिस्टम परमानेंट नहीं होता है, रिव्यू होगी। कॉन्स्क्रिप्शन अगर हमें करना है तो कॉन्स्क्रिप्शन का हमें तरीका बदलना पड़ेगा। इनको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नहीं डालें, इनको इस तरह से डाला जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर्मी बट आर्मी का ही काम करे, सपोर्ट ऑफ द आर्मी। जैसे तभी मैंने एनसीसी भी कहा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, दे आर आल्सो गुड। एनसीसी में ज्यादा उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। दे हैव टू सर्व अंडर द आर्म्ड फोर्सेस। पहली बात तो अंडर द आर्म्ड फोर्सेस। दूसरी बात, दे शुड बी नॉट डायरेक्टली एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट लाइन। तो उनको एक इन सब चीजों को, क्योंकि अब फिर इन्फिल्ट्रेशन हमने कहीं लगा दिया इनके थ्रू। अब आपको पता ही है आज की जो हमारी सरकारें कैसी चल रही है। मेरा सरकार से मेरा मतलब आजकल तो सरकार जनजी चला रही है। किसी को भी गद्दी से उतारना है, भाई अमित शाह रिजाइन कर दो, फलाना रिजाइन कर दो। हाँ, आजकल बोलते हैं ना कि क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि झुकाया जा सकता है, झुकाने वाला चाहिए। तो अगर इनके अंदर ये मेंटालिटी आ गई है, ये तो कहीं भी चले जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, हाँ भाई प्रिंसिपल को बाहर कर दो, इसको वो कर दो। मतलब गवर्नमेंट चला रहे हैं, वर्चुअली दे आर ट्राइंग टू रन अ गवर्नमेंट। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर हम अपना अपने राष्ट्र की सुरक्षा और बॉर्डर की सुरक्षा और सीमा की सुरक्षा रख देंगे, तब तो हो गया कल्याण। नहीं, इनके ऊपर नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि मैं इस लड़की को वो लेकर आना चाहूंगी बीच में सर। ये जो मैडम थी जो हापुड़ की हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डॉग सर, क्योंकि इनका एड्रेस वगैरह सब अब खुद ही इंटरनेट पे आ चुका है। ये जो टैक्स भर रही थी अपने पैसों से, इस पे सर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। आर्मी डज नॉट रिस्ट्रिक्ट any public facility unless there is a risk to the people of the country or need to improve national security, and don't give the logic of taxes. We are probably the one organization of the country who pay our taxes in advance, sometimes at great hardship to their own needs. My simple advice: stop cheap tactics and behave like a good Gen Z. Your parents would not be proud of such a behavior. I'm sure of that. Respect law. It is your own safety. Don't play into the hands of enemies. Ji. एब्सोल्युटली। बस ये यही है जो सर।
आप लोग टैक्सेस, आपका भी टैक्स कट रहा है, ये मुझे पहली बार पता चल रहा है। जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि कई जगहों पे आर्मी आर्म फोर्सेस से टैक्स नहीं लिया जाता। और चलिए सर्विस में तो छोड़िए, अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, पेंशन मिलती है मुझे, हाँ, मेरे को पेंशन रिटायरमेंट 1 में लाख टैक्स कट ए, रहा है। एक 1 लाख कुछ हजार मिलता है मुझे। हम्म। कल ही मैं बात कर रहा था किसी से, वो कॉर्पोरेट में उसको जॉब मिला है, ब्रिगेडियर से रिटायर हुए हैं। पता है उनकी कंपनसेशन कितनी है? कितनी सर? 90 लाख, 90 करोड़, अरे 90 लाख पर साल, 90 लाख पर ईयर। ओके। आप कैलकुलेट कर लीजिए महीने का कितना हुआ। दैट्स अ गुड नंबर सर। एंड टेक आउट 7 पॉइंट 30%, समथिंग। टेक हम्म। आउट 30% टैक्सेस, तो 60 पे आ जाएंगे ये, 60 65। स्टिल ही विल गेट 3 to 4 lakhs पर मंथ। 7.5 per month. That's उसमें a good टैक्स number. निकाल दीजिए, टैक्स निकाल दीजिए, 5 लाख फिर भी वो हर महीने हम्म। अपने पास ले जाएंगे। सो ये है एक कंपैरिजन ऑफ सो कॉल्ड, तभी तो बिजनेस क्लास में चलते हैं इस तरह के लोग। कहाँ से इनको फंडिंग मिलती है? हम्म। आप सब जानते हैं, जॉर्ज सोरोस हो गया, एक वो डेमोक्रेसी वाला एक फोरम है, कई सारे हम्म। ब्लैक रॉक, पता नहीं कितने रॉक इन्होंने बना रखे हैं, फर्जी नेम लगा करके इधर से उधर से फंडिंग करते हैं इन लोगों को। ना इनके पास कोई काम है, फिर भी बड़े से बंगलों में रह रहे हैं। इस तरह के लोग, दे आर एक्चुअली डायरेक्टली लिंक्ड। अब एक मैं और आपको एक लास्ट बात कह करके इस कन्वर्सेशन को खत्म करूंगा। मेरी किताब में, मैं जब मैं रिसर्च कर रहा था ग्रे जोन वॉरफेयर वे एहेड फॉर इंडिया, तो दो उसमें मैं 2020 में मैंने ये प्रोजेक्ट लिया था और मैंने 22 में खत्म किया था। 2 साल लगे थे मुझे इस किताब को लिखने में। तो मैं मेरी रिसर्च के दौरान ये मुझे पता चला, तब तो मैं फौज में था, उसके पहले तो हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते थे, अपना काम, परम धर्म हमारा अपना काम होता था, देश की सुरक्षा, उसी के ऊपर हमारा फोकस रहता था। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि एक दलित मूवमेंट और क्रिएट किया गया था by 20 people sitting across the world, masterminded by a person called Muske in US। और इन 20 लोगों ने टेक्नोलॉजी और अपने जो नेटवर्क्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनके थ्रू 3 अप्रैल 2018 को, ये पूरी किताब में मेरा पूरा इसका जिक्र है, ऐसा समा बांधा कि 6 घंटे के अंदर नॉर्थ इंडिया की तकरीबन 6 स्टेट्स में सड़कों पे भीड़ लग गई दलितों की। वाओ। और ये सिस्टम ट्राई करना था इन लोगों को अंबेडकर जयंती के दिन, विच वाज ऑन 14 अप्रैल। अनफॉर्चुनेटली कुछ एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या कुछ ऐसी जजमेंट आई जो 3 अप्रैल को हुई, जो कि थोड़ा सा इमोटिव थी। उन्होंने उसका फायदा उठाया, मौके का फायदा उठाया और टेस्ट किया अपने सिस्टम को कि क्या हम कर सकते हैं। पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, गवर्नमेंट की काफी कुछ सहना पड़ा, हाँ, कि आप लोग अंदर चले जाइए, ये है वो है, वी आर लुकिंग एट यू, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। लेकिन वो मोमेंट एक दिन के अंदर तितर बितर हो गया। अब उसका कारण जब एनालाइज किया मैंने अपनी किताब में, तो मुझे लगा कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट का बिखरने का कारण था कि जब लोग स्ट्रीट्स पर आए, सब पूछ रहे थे यार किसने, हु इज द लीडर, किसने शुरू किया इसको। अब लीडर तो बैठे हुए थे सारे 20 बाहर। तो आप अगर देखेंगे इस बार उसी तरह की गैंग ने पहले लीडर भेजा इंडिया में, दिपके साहब को। सौरभ, पता नहीं कहां से आ गए ये लोग। आप में था, चलो दिपके तो आप में कुछ हिस्ट्री थी उसकी, बाकी कहीं इधर उधर से 3 लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया। दास के तो ओरिजिन ही नहीं पता चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में पेपर्स है उस पे अलग फादर का नाम है, जो पौंडीचेरी में है उसमें अलग फादर का नाम है, छेत्री कहीं और जगह लिखा हुआ है। तो उस पेपर्स हैव बीन चेंज्ड ड्यू में, आई एम नॉट गोइंग इनटू द स्लैंग फादर एंड वो वाला, बट अलग अलग Absolutely। जगह अलग अलग नाम, मतलब कि देयर इज समथिंग फिक्शियस अबाउट हिज ओरिजिन्स। तो मैं जो बड़ी कहानी आपको बता रहा हूँ कि इस बार उन्होंने वो गलती नहीं करी। इस बार लीडर पहले भेजा गया, उसने पहले स्टेटमेंट दी और फिर उसको 6 घंटे के अंदर पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स हो गए 6 घंटे में।
वही दलित वाला मूवमेंट का जो हुआ था। मैं दलित के कॉज से बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो बाहर के जो आर्किटेक्ट्स हैं, उनको भारत को खत्म करना एक उनके लिए एक बहुत बड़ी वो हो गई है। उनको उनको आंख में चुनौती। किरकिरी बोलते, पता नहीं, आंख में किरकिरी चल रही है उनके कि भाई ये चुनौती। कैसे सरवाइव कर रहा है इंडिया। श्रीलंका को हटा दिया हमने, बांग्लादेश को हटा दिया, नेपाल को हटा दिया, मालदीव्स में हमने गवर्नमेंट चेंज करा दी, पाकिस्तान तो हमारी गवर्नमेंट है। अब रह गया ये भारत और भूटान जो कि एक दूसरे के साथ काफी मिलाप से रहते हैं। इनको कैसे कमजोर बनाया जा, ताकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाइना है, ये लोग भारत की तरक्की होने से उसको रोकें। रुक मैं ये उसकी। मेजर एम है, ये मेजर एम है इस तरह के, और ये करते रहेंगे। कॉकरोच, सॉरी कॉकरोच तो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, जो भी जंतर मंतर में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, हाँ एक सभ्य आदमी इस तरह के शब्द नहीं यूज करता। मैं आपको बता रहा हूँ जो इन्होंने जंतर मंतर पे ये जो वो किया, उसके बाद मैंने बोला ये खत्म नहीं होगा, ये अब छोटे छोटे मुद्दे उठाएंगे और एक क्षमा बांधेंगे 2027 के इलेक्शन के लिए। और अगर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए तो फिर उसके बाद एक रिन्यूड विगर के साथ इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जो 29 भी में। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने आर्मी को क्यों टारगेट किया? उनको पता है कि उनके रास्ते का रोड़ा सिर्फ यही है। जब तक भारतीय सेना भारत के साथ है, तब तक किसी माई का लाल की हिम्मत नहीं है कि भारत को तोड़ सके। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। जी। इसीलिए नेहा बोरा जैसे लोगों को और जानबूझ के महिला को आगे किया गया है कि कोई इसको कुछ बोल ना सके, बट मैं तो बोलूंगी, मैं तो फिर भी बोलूंगी। आप जो अपने महिलाएं, आप बाप कह की ना सकते हो हैं। सकी, जो अपने बाप की नहीं हुई और जो आर्मी की नहीं हुई, वो किसी और की क्या होगी? किसी मैंने और की क्या मैंने होगी? मैंने इनडायरेक्टली बोला, जिस थाली में खाते हैं उसी में थूकते हैं। उसी में थूकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपना विश्वास रखें अपनी आर्मी पे, अपनी पुलिस पे। हाँ, छोटे मोटे इंसिडेंसेस रहेंगे हर जगह, कोई परफेक्ट नहीं है। 100% सोना भी 24 कैरेट का आता है, पर वो भी खराब पूरा 100% नहीं होता है। उसमें भी 0.1% इम्प्योरिटी होती है, जो कि आग में जलाने के बाद होता है। सो नेवर एक्सपेक्ट परफेक्शन, बट यस, हैव फेथ एंड इन लोगों से दूर रहिए। महिलाओं को आगे करके जो ये विक्टिम कार्ड के थ्रू और बाकी गेम खेली जा रही है ना, इसी को पहले चाणक्य जी के समय में कहा था, सर्प कन्या, विष कन्याओं को हायर करना। तो ये विष कन्या है, मैं इतना ही कहूंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जी। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम।